नमस्कार साथियों, मैं आपका टीचर ऋषभ मिश्रा अपने चैनल ऋषभ सर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इकोनॉमिक्स विषय के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं और इकोनॉमिक्स विषय यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सभी प्रकार के प्रतियोगिक परीक्षाओं में, सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जामों में आपने जरूर देखा होगा इकोनॉमिक्स से संबंधित, इस विषय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो मैं आज आपको एक एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज बताता हूं और जिसके माध्यम से आप वीडियो के अंत तक बने रहें। न सिर्फ आज ही बल्कि आने वाली क्लासेसों में आप इकोनॉमिक्स को इतना अच्छा सीख लेंगे कि आगामी परीक्षाओं में आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। ये मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं जो कुछ सिविल सर्विसेज के एग्जामों में महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जिसको मैं आने वाले वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करूंगा। आप कुछ सिलेबस को कुछ समझ लीजिए, आप कुछ इकोनॉमिक्स के सिलेबसों को समझ लीजिए, जैसे कि आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। जैसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा होगी, यानी समष्टि अर्थव्यवस्था की चर्चा होगी, न कि माइक्रो। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हुए उसके बारे में हमें कुछ जानना होगा, कुछ चर्चा करनी होगी। इसके साथ ही बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन, इसके साथ गेट हो गया, WTO, ये सब के बारे में भी हमें जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। इसके साथ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में भी जानेंगे और टैक्सेशन के बारे में भी समझेंगे। हर एक टॉपिक का जैसे जैसे वीडियोस कंप्लीट होगा मैं नोट्स भी उसमें देता जाऊंगा। आप उसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, उसको पढ़िए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, जो आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत ही मदद करेगा। न सिर्फ आज ही बल्कि ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट समझना आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जीवन में भी इकोनॉमिक्स का बड़ा प्रयोग है। तो चलिए ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम अपने टॉपिक से शुरू करते हैं। अभी आज पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स कितने भागों में डिवाइड है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या समझना है, और अपने नए नए टॉपिक्स को आज से ही देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। इकोनॉमिक शब्द ग्रीक शब्द ओकियोनोमिया से मिलकर बना है। ओकियोनोमिया को विभाजित किया जाए तो ओकियाज मतलब होता है हाउस होल्ड यानी फैमिली, गृह के बारे में, और नोमस का मतलब मैनेजमेंट से है, अर्थात गृह का मैनेजमेंट करना, गृह का प्रबंधन करना भी अर्थव्यवस्था का एक सबसे सटीक परिभाषा हो सकती है। लेकिन यह एक आम बोलचाल की भाषा में परिभाषा है, वास्तविक परिभाषा यह नहीं है। वास्तविक परिभाषा संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित है और यह संसाधन वस्तु और सेवा दोनों हो सकते हैं और इसी पूरी व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और हमें अपने विषय में अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करनी है और इसी के साथ ही न सिर्फ यही हमारे इकोनॉमिक्स का वर्गीकरण भी समझना है। वर्गीकरण हमारे रिग्नर फ्रेंच साहब ने किया है। ये नॉर्वे के व्यक्ति हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित, और इसी वजह से इन्होंने वर्गीकरण किया है और अपने हमारे जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसको दो भागों में विभाजित किया है। पहला इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा की है। अब यहाँ आप शब्द देखें, MICRO यानी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की बातचीत है। यह गृह के स्तर पर होता है। गृह मतलब घर के स्तर पर, छोटे स्तर पर या छोटी इकाइयों के स्तर पर, मांग आपूर्ति के स्तर पर इस चीज की चर्चा की जाती है। और एक राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्र के प्रबंधन, विमुद्रीकरण, नए नोट छापना, आर्थिक व्यवस्था, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सब के बारे में जो चर्चा होती है वो राजकोषीय व्यवस्था, वह माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। और हमारे विषय में हमको भी इसी के बारे में पढ़ाई लिखाई करनी है, इस चीज की चर्चा करनी है। रिग्नर फ्रेंच साहब को 1969 पे इस वर्गीकरण के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और
आपको कुछ नोबेल प्राइज के बारे में भी जानना चाहिए। जैसे यह नोबेल प्राइज सॉवरेन रिस्क बैंक द्वारा दिया जाता है। सॉवरेन रिस्क बैंक स्वीडन में है और यह 300 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में इकोनॉमिक्स में पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वह इन्हें दिया गया। आपको कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में और भी जानना चाहिए। जैसे ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है और आप लोग का कार्य है ये भी याद करना कि नोबेल पुरस्कार और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। अब चलिए हम कुछ इस व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। व्यष्टि अर्थव्यवस्था एवं समष्टि अर्थव्यवस्था यानी कि माइक्रो और मैक्रो, यह ग्रीक शब्द से लिया गया हुआ है। माइक्रो और मैक्रो। व्यष्टि का अर्थ होता है सूक्ष्म यानी छोटा और समष्टि का अर्थ होता है बड़ा। पहले भी मैंने बताया है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम गृह के प्रबंधन, छोटी इकाइयों के बारे में जानेंगे, जिसमें मांग, यह अर्थव्यवस्था का वह भाग है जिसमें हम माइक्रो यानी कि छोटे स्तर पर जो क्रियाएं घटित होती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि मांग और आपूर्ति से संबंधित और सेवाओं के खरीद फरोख्त, संसाधनों के खरीद फरोख्त के विषय में जानकारी के लिए यहाँ पर हम इस अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, जिसका नोट्स अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उसे लिख लीजिएगा। और माइक्रो के अंतर्गत हम बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में यानी एक राष्ट्र के स्तर पर अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे, ये सब अर्थशास्त्र है, ठीक। और क्योंकि अर्थव्यवस्था एक राष्ट्र के स्तर पर या फिर अर्थव्यवस्था विषय ही पूरी इन दोनों के साथ मिलकर बनी हुई है, इन दोनों की चर्चा अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए। लेकिन हमारे सिलेबस के अंतर्गत हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा जानना है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम, जैसे आर्थिक समृद्धि, एक राष्ट्र की आर्थिक विकास, विमुद्रीकरण, राजकोषीय नीति, मॉनेटरी पॉलिसीज, मनी मार्केट, सारे टॉपिक जो हमने लिखे थे सिलेबस में वो सब इसी के अंतर्गत हमें चर्चा करनी है। अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए मेरा नोट्स आ जाएगा आपके पास। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम जान लेते हैं, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक पद को बताती है, अर्थात एक राष्ट्र की जीडीपी में कितनी समृद्धि हुई, कितनी नहीं हुई, यह चीज हम समृद्धि के माध्यम से या मात्रात्मक वैल्यूज के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह मात्रात्मक टर्मिनोलॉजी से संबंधित है, जबकि विकास ऐसा नहीं है। विकास का अर्थ है कि उस जीडीपी से या उस संसाधन से जनता, जन लोग के बीच में कितनी वितरण हुई, उनकी जीवन स्तर में क्या सुधार हुई, इन सब चीजों के लिए आर्थिक विकास की चर्चा की जाती है। आर्थिक विकास होने के लिए आर्थिक समृद्धि होना आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं। विकास बहुत ही अलग टर्मिनोलॉजी है। चलिए यहां से अब हम अपने इकोनॉमिक्स सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं, वह है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। और यहीं से हम अपने इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर प्रथम की शुरुआत करते हैं और यहीं से चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स की शुरुआत यहां से हो गई। अब आने वाले वीडियोस में आप ध्यान से बने रहिए, अंत तक बने रहिए। आप पूरी इकोनॉमिक्स को सीख कर जाइए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तो अपनी पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति वह है कि वस्तु और सेवाओं के
मूल्यों में निरंतर वृद्धि होने के कारण एक देश की मुद्रा की जो क्रय क्षमता में जो कमी आती है उसी को मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। क्रय क्षमता से कमी का मतलब है कि जो वैल्यू उस मुद्रा की पहले थी अब वह घट गई है। आम बोल चाल की भाषा में इसको लोग महंगाई भी कहते हैं। लेकिन महंगाई इसका एक कारक है। मुद्रास्फीति के कारण हमारी बचत पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि हमारी बचत जो हमारी बचत थी वह अब बचत नहीं हो रही है, वो भी खर्च में चली जा रही है। जब मुद्रा की क्रय क्षमता घट जाती है या शून्य स्तर पर आ जाए, ऐसी स्थिति में उस मुद्रा को चलन से बाहर कर देते हैं। इसी वजह से आपने सुना होगा कई सारे सिक्के जो हमारे चलन से बाहर चल रहे हैं। 50 पैसा सबसे न्यूनतम सिक्का है जिसको मार्केट में आज भी चलन जिसका है 10 रुपए तक उससे लेन देन किया जा सकता है। अर्थात 10 रुपए और 50 पैसे से 10 रुपए के बराबर की लेन देन की जा सकती है। मुद्रास्फीति के कारण समाज में रह रहे समृद्ध और गरीब वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको ये समझना होगा। समाज में रह रहे समृद्ध वर्गों के पास अधिशेष की अधिकता है। अधिशेष का मतलब वो होता है पैसे के जो पैसा है वो अधिक है, अधिशेष है, बचत उनकी अधिक है। तो वो ऐसे में क्या करेंगे, अपने उस अधिशेष को किसी और जगह जाकर निवेश कर देंगे, कहीं और जमीन संपत्ति खरीद लेंगे। जबकि समाज का जो निर्धन वर्ग है उसके पास अधिशेष की अधिकता नहीं है, वह उन्हीं पैसों से जीवन यापन कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जिसके पास अधिशेष की अधिकता है, जिसने निवेश कर रखा है, जब जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी उसके उपभोग भी बढ़ेंगे, महंगे होंगे। लेकिन जो जहां उसने पहले निवेश कर रखे थे उसका भी दाम बढ़ेगा, जिस कारण मुद्रास्फीति में पड़ रहे उसके प्रतिकूल प्रभाव को नगण्य कर देगा, खत्म कर देगा, शून्य कर देगा। मुद्रास्फीति के कारण ऋण देने वाले को घाटा हो जाता है और लेने वाले को सदैव लाभ हो जाता है। इसी कारण अपने लाभ को सुनिश्चित करने के लिए बैंक बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के दर पे लोगों को लोन देती है, जिस कारण उसका लाभ सुनिश्चित हो सके। इसके साथ साथ बैंकों में रखी गई धनराशि यदि बढ़ी हुई मुद्रास्फीति से उस पे मिल रहा ब्याज अगर कम है, यानी बैंक में रखी हुई धनराशि का ब्याज कम है और मुद्रास्फीति ज्यादा चल रही हो, तो ऐसे में धनराशि को निकाल कर प्रयोग कर लेना चाहिए। वह बैंक में रखने के लिए उचित नहीं है, व्यर्थ है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को प्रभावित करने के लिए कुछ कारण है। क्या क्या कारण है हम ये चीज जानेंगे। जैसे एक कारण है मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा कारण है लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। और तीसरा महत्वपूर्ण कारक है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। थोड़ा थोड़ा हम इन सब के बारे में भी जान लेंगे और नोट्स इसके बाद आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है। मांग जनित मुद्रास्फीति किसी भी एक विकासशील देश में इसका होना बहुत ही सरल लाजमी है, बहुत ही कठिन नहीं है। क्योंकि विकासशील देशों में आपने देखा होगा कि रोजगार के नए नए अवसर सदैव ही उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब लोगों के पास धन आएगा तो तरलता आएगी, अर्थव्यवस्था में तरलता आएगी। तरलता से आशय क्या है, न सिर्फ रोजगार ही बल्कि सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजना, धन वितरित योजना या बैंकों से मिल रहे कर्ज सस्ते हो जाएं। ऐसे में लोगों के पास धन का अधिशेष आ जाएगा। जब धन का अधिशेष आ जाएगा, ऐसी स्थिति में अगर जिस हिसाब से लोगों के पास धन का अधिशेष आ जाएगा तो लोगों की महत्वाकांक्षा होती है नए नए संसाधनों को खरीदना, नई नई चीजों को खरीदना। यदि उस अधिशेष के हिसाब से हमारे मार्केट, हमारे बाजार में आपूर्ति नहीं होगी
अगर आपूर्ति भी बढ़ रही है और धन भी बढ़ रहा है तब तो सब सही है, लेकिन आपूर्ति यदि कम है और धन लोगों के पास अधिशेष है, तरलता अधिक है अर्थव्यवस्था में, तो ऐसे में क्या होगा, वस्तु की मूल्य सदैव वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, माल कम है, तो सामान की कीमत बढ़ रही है। इसी को कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। सामान्यतः विकासशील देशों में यह देखा जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हमारे भी देश में इसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीतियां जारी करती है, वो आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है लागत जनित मुद्रास्फीति। किसी एक अंतिम वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके पहले जितनी चीजें उसमें लगी हुई हैं वह उसकी लागत है। जैसे कि आज के बाजार में तो आप देख रहे होंगे कि कच्चा तेल का दाम अगर बढ़ जाए तो ऐसे में क्या होगा, डीजल का भी दाम अपने आप बढ़ जाएगा। यह लागत जनित मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जब डीजल का दाम बढ़ जाएगा तो अंतिम उत्पादित जो वस्तु होगी उसका दाम अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति घाटा थोड़ी ना खाना चाहता है। वस्तु की जो नियत कीमत होगी वह सब जोड़ जाड़ के ही कस्टमर से लिया जाएगा। तो यह एक लागत जनित मुद्रास्फीति। अंतरराष्ट्रीय बाजार पे आप सुने होंगे तेलों का दाम बढ़ गया, या ये सब दाम जो बढ़ते हैं उससे भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही फर्क पड़ता है। तीसरा कारण हम जानेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इस मुद्रास्फीति के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि उस राष्ट्र में मांग अपने स्तर पर सही चल रहा है, उत्पादन भी सही हो रहा है, लेकिन ये संरचनात्मक कारणों के अभाव के कारण वहां पर वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जा रही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि भंडारण की सुविधा की कमी हो या परिवहन की सुविधा की कमी हो। ऐसे में क्या होता है कि जब संसाधन की भंडारण की सुविधा की कमी होती है तो बाजार में हम जब सामान सस्ते में होता है खरीद तो लेते हैं, लेकिन रख नहीं सकते तो वो वैसे भी खराब हो जाता है। और उस बाजार में क्या होता है कि संसाधन जो होते हैं कभी सस्ते और कभी महंगे होते रहते हैं। ऐसे में क्या होगा कि संरचनात्मक असुविधा के कारण हमारे राष्ट्र में उस साधन या संसाधन का दाम सदैव बढ़ता रहता है। उसमें भी कुछ कारण है, जैसे जमाखोरी और कालाबाजारी। जमाखोरी के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। जमाखोरी होर्डिंग मतलब ये होता है कि जो उत्पादक वर्ग है उससे जाकर कोई व्यक्ति उसका सामान सस्ते में खरीद ले और छुपा कर रख ले, जमाखोरी कर ले। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मार्केट में मांग को बढ़ावा दे। जब उस वस्तु की मांग ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब ये कृत्रिम मांग है, जब उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, वो वस्तु अपने आप महंगी हो जाएगी। जब वो महंगी हो जाएगी तो यह व्यक्ति जो जमाखोरी करके रखा है वह उस संसाधन को उठाकर ले जाएगा और बाजार में पटक देगा और महंगे दाम वहां से कमाकर चला आएगा। आपने एक टर्म भी सुना होगा, व्यावसायिक सामूहिकरण। सभी व्यापारी मिलकर बैठकर बातचीत करें और संसाधन का या कोई भी सामान, किसी वस्तु का दाम अपने आप ही उसे बढ़ा दें और सब कह दें कि इस वस्तु को कोई व्यक्ति कहीं से भी खरीदे वो इतने रुपए में ही खरीदे। तो ऐसे में क्या होता है, जो कस्टमर है वो विवश हो जाएगा, उस वस्तु को प्रयोग करेगा ही करेगा और इनके द्वारा डिसाइड किए गए मूल्यों के माध्यम से ही उसको खरीदा जाएगा। यह भी संरचनात्मक मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ही अनैतिक है। अब हमारे देश में इसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है वह आपको मैं कुछ बताता हूं। वैसे तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल हमारे देश की आरबीआई, मतलब हमारे देश की राष्ट्रीय बैंक आरबीआई करती है, लेकिन आरबीआई पूरी तरह से मुद्रास्फीति इन तीनों को कंट्रोल नहीं कर सकती है, क्योंकि आरबीआई सिर्फ मौद्रिक नीति जारी करती है और मौद्रिक नीति की खास बात है वह बैंकों के लिए होती है। तो बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में हो रही तरलता की अधिकता और कमी को ही नियंत्रित कर सकती है आरबीआई। सिर्फ अस्थायी
मतलब यह मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए एक अस्थायी साधन है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारे अर्थव्यवस्था में जैसे काला बाजारी है और इसके साथ साथ सरकार के अपने व्यय हैं, सरकारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से लोगों के पास अधिशेष की प्राप्ति हो रही है, वह भी तो मांग जनित मुद्रास्फीति को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, जिस कारण उसे तो कंट्रोल नहीं कर सकती आरबीआई। इसके साथ साथ लागत जनित मुद्रास्फीति, यह तो पूरी तरह से सरकार पर ही निर्भर है। सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी पे ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय बाजार पर इसका दाम बढ़ घट रहा है। तीसरा, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, यह भी पूरी तरह सरकार पर ही नियंत्रित है। सरकार ही इन सब के ऊपर नकेल कस सकता है, न कि आरबीआई इनके ऊपर नकेल कसने जाएगी। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन क्या है, पहली बार मुद्रास्फीति क्या है, और मुद्रास्फीति को बढ़ाने के कारण क्या क्या है। अब हम मुद्रास्फीति किस गति से बढ़ रही है उसके बारे में जानेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को मुद्रास्फीति के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, यानी बाय रेट हम जानेंगे कि मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। पहला क्या है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ऐसी स्थिति जहां पर मुद्रास्फीति की दर 3% तक जाती हो, उसको ये पहली वाली स्थिति रखते हैं। अक्सर यह विकसित देशों में देखा गया है जहां पर मांग और उपभोग दोनों ही पर्याप्त अच्छे स्तर पर रहते हैं। ऐसे में वहां की जो अर्थव्यवस्था है वह रेंगती हुई मुद्रास्फीति के साथ चल रही है। यह अच्छा संकेत है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। दूसरे स्तर में हम ये जानेंगे चलती हुई मुद्रास्फीति, यह अक्सर विकासशील देशों में देखी जाती है। हमारे देश में भी यही दूसरी वाली ही अर्थव्यवस्था की इस दर चल रही है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 3% से लेकर 10% के बीच में चलती हुई मुद्रास्फीति होती है। यह विकासशील देशों में तीनों कारणों से हो सकती है, जैसे मांग जनित, संरचनात्मक और लागत जनित, तीनों ही कारणों से ये मुद्रास्फीति यहाँ तक पहुंच सकती है 3% से लेकर 10% के बीच में। यह इस बात का भी सूचक है कि अब यहाँ से हमें मुद्रास्फीति, अपनी जो मुद्रास्फीति की दर है इसको नियंत्रित करना चाहिए। और तीसरे स्तर पर यह भागती हुई मुद्रास्फीति की चर्चा है। दुनिया के कई देशों में आपने सुना होगा कि मुद्रास्फीति की दर बहुत बढ़ गई, मतलब इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई कि वहां पे लोग रहना खाना सब बहुत ही बर्बाद हो गया है। इसमें इस स्थिति के बाद जो तीसरा स्टेज आता है, अगर हम अपनी मुद्रास्फीति को सही समय पर नियंत्रण नहीं किए तो ये तीसरी स्थिति आ जाती है। इसको कहते हैं भागती हुई मुद्रास्फीति यानी रन अवे इन्फ्लेशन। इसके अंतर्गत 10% से ज्यादा होती है मुद्रास्फीति और 30% से तक पहुंच जाती है। यह स्थिति बहुत ही भयावह है, अच्छी नहीं है। यहाँ अर्थव्यवस्था में मांग जनित, लागत जनित और संरचनात्मक जनित तीनों ही कारण प्रभावी हैं ऐसी स्थिति लाने के लिए। अर्थात इस स्थिति में यदि कोई राष्ट्र पहुंच जाए तो उसे मुद्रास्फीति पे तुरंत ही तत्काल ही नियंत्रण कर लेना चाहिए, नहीं तो उस राष्ट्र की मुद्रा और उस राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि इतनी ज्यादा प्रभावित हो जाएगी कि उस राष्ट्र को चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। चौथी स्थिति चरम की स्थिति है, हाइपर इन्फ्लेशन, जो 30% से भी ऊपर चली जाए जब, तो ऐसी स्थिति इस मुद्रास्फीति की आती है। जो कि एक राष्ट्र अगर कोई ऐसी स्थिति पे चला जाए तो समझिए कि बहुत ही ज्यादा ही बेकार स्थिति पे वो चली आई है। वहां महंगाई और बहुत कुछ बहुत महंगा हो जाएगा। वहां की करेंसी की कीमत एकदम जीरो चल रही होगी, अच्छी एकदम खराब। छोटी सी वस्तु खरीदने के लिए बोरा भर के पैसा ले जाना पड़ता होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसी इन्फ्लेशन के अंतर्गत दूसरी जो महत्वपूर्ण हेडिंग है उसे समझना है।
वीडियो अच्छा लगा हो या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करते जाइएगा। यहाँ चलिए हम इन्फ्लेशन की कुछ और दशाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि पहली दशा है मुद्रा संकुचन, यह अस्फीति की दशा है। अस्फीति की दशा या डी इन्फ्लेशन की दशा यानी मुद्रा स्फीति का पूरा ही अपोजिट, मतलब पूरा विपरीतार्थक। मुद्रास्फीति की दशा में क्या हो रहा था, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही थी। लेकिन अस्फीति की दशा में क्या होगा कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी दर्ज की जाएगी। यह भी आर्थिक समृद्धि के लिए एक प्रतिकूल प्रभाव है। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती होगी, जब आपूर्ति अधिक हो जाए और मांग एकदम कम हो जाए। ऐसी दशा में यह स्थिति आ जाएगी। आप जानते ही रहेंगे कि मार्केट में सामान 10 टका खरीदने वाले 2 लोग हैं। ऐसी दशा में क्या होगा कि हर कोई चाहेगा कि उस व्यक्ति को सामान बेच दिया जाए, हमारा सामान ले ले। तो ये स्थिति है। इस किसी भी राष्ट्र में यह स्थिति उत्पन्न होने के लिए कई सारे कारण हो सकते हैं। मैं यहाँ कुछ 2-4 कारणों को आपको बताता हूँ। जैसे राष्ट्र में तरलता में, वहां उस राष्ट्र की मुद्रा की तरलता में कमी आ जाए। तरलता मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दूसरा, उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चरम पर पहुंच जाए, मतलब वहां जो मुद्रा स्थिति है वहां की स्थिति चरम पर पहुंच जाए। तीसरा क्या होगा, उस राष्ट्र में बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाए। बेरोजगारी बढ़ जाने से मांग प्रभावित होगा, लोगों के पास यदि धन नहीं होगा तो मांग नहीं होगा। चौथी जो ये स्थिति है, यदि उस राष्ट्र की समस्त जनसंख्या वृद्ध हो जाए। वृद्ध व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होता है। जो जवान युवा व्यक्ति होता है वह ज्यादा संसाधन खरीदता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। इसीलिए देखो जापान में अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन उनकी मांग बहुत सीमित है। दूसरी हम टॉपिक चलेंगे डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन का मतलब अस्फीति। यहाँ अब आप एक चीज जानिएगा, वो अस्फीति थी, मतलब कि मुद्रा स्फीति की एकदम विपरीतार्थक ये अस्फीति है। यहाँ कहने का अर्थ आशय यह है, इस टॉपिक को समझने से पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। ये भी मुद्रा स्फीति की एक दशा है। इस दशा में क्या होगा कि मुद्रा स्फीति तो बढ़ती रहती है, लेकिन उस दर पर नहीं बढ़ रही है निरंतर जिस दर पर उसे बढ़नी चाहिए। यानी उस मतलब कहने का अर्थ है यह है कि उस दर पर इसमें निरंतर कमी भी दर्ज की जाएगी। जैसे किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए थी, अब थोड़ी समय बाद उस वस्तु की कीमत क्या हुई, 125 रुपए हो गई। यानी 25% की मुद्रास्फीति बढ़ गई। कुछ समय बाद इसमें इस वस्तु की कीमत 135 हो गई। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जिस दर पे इस वस्तु की कीमत बढ़नी चाहिए उस दर पे इस वस्तु की कीमत नहीं बढ़ रही है। यहाँ ये 25% बढ़ी, 25% से ये कुछ और परसेंट बढ़ी, लेकिन 25% नहीं बढ़ी। अर्थात कहने का आशय यह है कि यहाँ दर में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है, लेकिन उस पे भी मुद्रास्फीति में निरंतर कमी को भी दिखलाई जा रही है। हम अपना तीसरा टॉपिक समझेंगे रिफ्लेशन, संस्फीति। इसमें कहने का बात यह है कि एक देश में जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी आ जाए। ऐसी कमी कब आएगी, जब मांग खत्म हो जाए, आपूर्ति ज्यादा हो जाए। मतलब कहने का आशय यह है कि 2 आदमी हो, 10 सामान हो खरीदने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वस्तु और सेवाएं उसके लिए सस्ती की जाएगी। क्या है, सब बेचना चाहते हैं सब कोई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये भी देश में प्रतिकूल स्थिति है, क्योंकि प्रतिकूलता का मतलब यह है कि यह भी नीचे ही जा रही है आर्थिक समृद्धि। ऐसे में क्या होगा कि उस देश की केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से लोगों के बीच में सस्ते ब्याज दरों पर लोगों को ऋण प्रदान करेगी, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर सकें। और सरकारें क्या करेगी, वस्तु और सेवा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों को नीचे लाएगी या कम करने की कोशिश करेगी, जैसे लोगों के पास पैसे बचे और फिर वह सामान को मतलब मांग को बढ़ाए, जिस कारण उस देश की अर्थव्यवस्था एकदम
बराबर स्तर पर आए, एक गति पर चले, उस स्थिति को कहते हैं संस्कृति। हम अपना चौथा टॉपिक समझेंगे वेज और स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल। यह अर्थव्यवस्था में वेज और प्राइस का मतलब यह है कि एक चक्रीय भाव बात करेगा। ये मुद्रास्फीति और वेतन के बीच में एक चक्रीय बात संरचना को बताएगा। कहने की बात यह है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों के पास अधिशेष बढ़ेगा। जब अधिशेष बढ़ेगा तो लोग वस्तु और सामान संसाधनों को खरीदेंगे। जब वह ज्यादा से ज्यादा वस्तु और संसाधनों को खरीदेंगे तो ऐसे में क्या है, वस्तु और संसाधनों की कीमतों में भी वृद्धि होगी। अब जब कीमतों में वृद्धि होगी, ऐसी दशा में क्या होगा, यह फिर लोग जाएंगे अपना वेतन बढ़वाने की मेरा वेतन बढ़ाइए, नहीं तो ये हम कोई संसाधन खरीद नहीं पा रहे हैं। अब जब उनके वेतन बढ़ेंगे तो उनके पास फिर अधिशेष की प्राप्ति होगी और फिर वह उस अधिशेष का जब उपभोग करेंगे, ऐसी दशा में फिर वस्तु और संसाधन का दाम ऊंचा होता जाएगा। ऐसी स्थिति में भी मुद्रास्फीति की यह दशा होगी, वेज प्राइस स्पाइरल। आपको मैंने ये बात बताई थी लागत जनित मुद्रास्फीति, तो यह जो वेज प्राइस स्पाइरल है इसमें लागत जनित मुद्रास्फीति दर्शाती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे मुद्रास्फीति बढ़ रही है। चौथा हम समझेंगे अपना टॉपिक यहाँ पर इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स एक अनिवार्य वसूली है वस्तुओं या उपभोग पर, उपभोक्ता के उपभोग पर। यह एक अनिवार्य वसूली तो है, लेकिन ये कोई भारत सरकार द्वारा दी गई कोई टैक्स नहीं है। भारत सरकार ऐसा कोई टैक्स आपसे नहीं लेता है, सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं ले रही है। इन्फ्लेशन यह एक क्षतिपूर्ति है। यह इस क्षतिपूर्ति के कारण क्या कहते हैं, उपभोक्ता का नुकसान होता है। कैसे होगा उपभोक्ता का नुकसान, उसके द्वारा जो जमा की हुई धनराशि है उसकी क्रय क्षमता कम हो जाती है, उसका उपभोग महंगा हो जाता है। यह वही इन्फ्लेशन टैक्स है। अब हम अपना अंतिम टॉपिक समझेंगे स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन आप देखेंगे कि दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग और फ्लेशन। स्टैग का मतलब होता है रुकी हुई, स्टैग्नेंट, और फ्लेशन का अर्थ इन्फ्लेशन से लिया गया है। इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन इकोनॉमी के लिए जनरेट किया गया है, यह शब्द लिया गया है। कहने का मतलब एक देश की यदि आर्थिक समृद्धि रुकी हुई हो, ऐसी दशा में क्या होता है, आप जब समृद्धि रुकी है तो मुद्रास्फीति अपने आप ही नीचे जानी चाहिए, क्योंकि वस्तु और सामान जब कोई खरीद नहीं रहा है तो उसकी कीमत को नीचे जाना चाहिए। लेकिन इस दशा में ऐसा नहीं है, यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा संकेत है। ऐसी दशा में क्या होगा कि समृद्धि तो रुकी है, समृद्धि रुकने का मतलब कि वहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, और मतलब मांग नहीं है। ऐसी भी दशा में क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब वस्तु और सेवा जो है वो महंगी होती जा रही हैं। जनरली जहां लागत प्रेरित और संरचनात्मकता के कारण, संरचनात्मक प्रेरित के कारण ही ऐसी मुद्रास्फीति बढ़ती है। आपके लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल यूएसए का है। यूएसए में जब मंदी आई थी, ऐसी दशा में उसकी आर्थिक समृद्धि तो रुक गई थी, लेकिन गल्फ कंट्रीज के जो तेल के दाम थे वो महंगे होते जा रहे थे, जिस कारण यूएसए की संसाधन भी अपने आप महंगे होते जा रहे थे, जिससे वहां पे लोगों को सरवाइव करना और मुश्किल हो गया था। ये लागत प्रेरित और संरचनात्मकता के कारण वहां की मुद्रास्फीति बढ़ती चली जाती है। यह बहुत ही खराब सूचक है किसी देश का। वीडियो में बने रहिए, एंड तक आप देखिएगा। हम मुद्रास्फीति की सारी दशाओं को जान गए हैं। अब हम ये जानेंगे कि एक देश में मुद्रास्फीति को कंट्रोल, हमारे देश में, भारत देश में मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है और कैसे करता है, उसके बारे में हम आगे वीडियोस में जानेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाइएगा। हम एक टॉपिक और समझेंगे, फिलिप कर्व। फिलिप कर्व असल में ये कर्व है जिसमें ये दर्शा रहा है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है तब बढ़ती है जब देश में एम्प्लॉयमेंट अधिक हो। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की दशा आए
तो मुद्रा स्फीति की जो दशा है वह घटने लग जाती है। अर्थात अगर एक राष्ट्र में समृद्धि रुकी हुई हो या कम होती हो, ऐसी दशा में क्या होगा कि बेरोजगारी ज्यादा रहेगी। जब बेरोजगारी ज्यादा रहेगी तो मुद्रास्फीति भी कम होगी। लेकिन ये अल्बान फिलिप साहब द्वारा ये क्या कहते हैं, ये कर दिया गया है। यह इंग्लैंड के व्यक्ति हैं। लेकिन यह दशा स्टैगफ्लेशन के समय एकदम से लागू नहीं होती है। ये दशा इस दशा में लागू नहीं होती है। चलिए अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, मुद्रास्फीति की गणना। मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए हर देश का अपना एक सूचकांक होता है। हमारे भारत देश में भी हमारी दो सूचकांकें हैं जो मुद्रास्फीति की गणना करती हैं। मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए हम लोग WPI वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स का प्रयोग 2014 से पहले किया करते थे, जिसमें 697 वस्तुओं की गणना की जाती थी। लेकिन एक छोटी सी चीज मैंने यहाँ लिखी है, लेस्पियर फॉर्मूला। लेस्पियर फॉर्मूला का मतलब यह है कि ये दोनों लेस्पियर फॉर्मूला के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं। हमें आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जुलाई 2022 में जितनी मुद्रास्फीति है और उसकी गणना जुलाई 2021 की गणना से की जाती है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि ये एक साल बाद और एक साल पहले की गणना के बीच में उसी मंथ की पिछले साल की गणना के बारे में जानकारी देता है। जैसे इस समय सितंबर चल रहा है, तो अगर सितंबर की गणना की जाएगी सितंबर 2022 की, तो उसके लिए हम सितंबर 2021 में मुद्रास्फीति की जो स्थिति थी उसकी गणना को लेंगे। अच्छा, ये सब टॉपिक पढ़ने के बाद आप अखबारों को बहुत अच्छे से आइए चलते हैं कुछ WPI के बारे में जानते हैं। WPI मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए 2014 से पूर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण सूचकांक था। इस सूचकांक के अंतर्गत 697 वस्तुओं को रखा गया था। 697 वस्तुओं में क्या कहते हैं, लेकिन सेवाएं इसमें सम्मिलित नहीं थी, वस्तुएं सम्मिलित थी। इसकी गणना करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय जिम्मेदार था। वाणिज्य मंत्रालय इसकी सदैव गणना किया करता था, अभी भी करता है। 2014 से पूर्व ये सूचकांक बड़ा ही महत्वपूर्ण था। 2014 के बाद अब नहीं है, अब CPI पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। और इसके अंतर्गत आंकड़ों को एकत्रित करना बहुत ही आसान था। कारण यह था कि WPI में क्या होता है कि हर जगह बाजारों में इसकी जो आंकड़े होते हैं सामान्य होते हैं, इसलिए इसकी आंकड़ों की एकत्रित करना सरल तरीका है। सरलता से भी इसको प्राप्त किया जा सकता था, इसके आंकड़ों को। और पूरे देश के स्तर पे ज्यादातर ये सामान्य नहीं रहते हैं। लेकिन हम क्या है कि वस्तुओं का प्रयोग तो पूरे देश के स्तर पे एक ही रेट पे तो होता नहीं है, बदल बदल के होता है। तो इसीलिए उर्जित पटेल समिति के माध्यम से 2014 के बाद से CPI पे हमने जोड़ देना शुरू किया। अच्छा, इसको जानने के लिए मतलब इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए एक बास्केट का प्रयोग किया जाता है। उस बास्केट में 697 वस्तुओं की गणना की गई है। 697 वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित भी किया गया है। जैसे पहला उसमें रखा गया है प्राइमरी गुड्स। दूसरा क्या है, प्राइमरी गुड्स के अंतर्गत फल, सब्जी, जूट, चाय इत्यादि के बारे में चर्चा है। पूरे 117 वस्तु इसमें है। दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग गुड। मैन्युफैक्चरिंग गुड के अंतर्गत 564 वस्तुएं रखी गई हैं। और फ्यूल एनर्जी के अंतर्गत 16 वस्तुएं रखी गई हैं। इस सूचकांक को हर 5 साल या 10 साल के बीच में रिनोवेट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन करते हैं। हो सकता है कोई नई वस्तु जोड़ी जाए, हो सकता है कुछ पुरानी वस्तु जोड़ी जाए। ये जो गणना की गई है 697 वस्तुओं की, ये 2017 में भारत सरकार द्वारा इसको आकलित किया गया था। और इसके बाद इस समय इसमें इतनी ही वस्तुएं हैं। इसके बाद हमें ये भी जानना है कि इसमें महंगाई को कैसे आकलन किया जाता है। आप जानते होंगे इसी में कुछ जो वस्तुएं हैं यह पिछले वर्ष की उसी माह की तुलना में इस वर्ष की उस माह में उस वस्तु की कीमत में जो
खिंचाव आए, अगर ऊपर की ओर आता है खिंचाव तो इसका मतलब मुद्रास्फीति उतनी बढ़ गई। अगर नीचे की ओर जा रहा है मतलब घट रहा है दाम तो इसका मतलब मुद्रा संकुचन हो रहा है। तो ऐसे इसकी गणना की जाती है। लेकिन इसमें कुछ वस्तुएं ऐसे भी हैं जिसकी स्थिति सदैव ऊपर या सदैव नीचे होती रहती है, अप एंड डाउन होती रहती है। तो उस स्थिति को कहते हैं स्क्रूफ्लेशन। ये जो मैंने शब्द लिखा था स्क्रूफ्लेशन क्या है, स्क्रूफ्लेशन का मतलब यही होता है जो मूल्य में ऊपर नीचे, कुछ वस्तु ऊपर जाती रहती हैं, कुछ वस्तुएं नीचे आती रहती हैं, वही मुद्रास्फीति में इस दशा को कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं, जब ये इतना अच्छा था, इतना समझदार था, तो हमने इसको क्यों, मतलब उर्जित पटेल समिति द्वारा इसको क्यों हटाया गया, उसके बारे में कुछ चर्चा करें। में जो समस्याएं थी वह कुछ इस प्रकार थी, मैं बोल देता हूँ, बाद में नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहली समस्या ये थी कि इसमें वस्तुओं की मुद्रास्फीति की गणना से थोक मूल्य सूचकांक या थोक बाजार के स्तर पर की जाती थी। लेकिन क्या है कि उपभोक्ता क्या कहते हैं, थोक बाजार के स्तर पर सामान तो खरीदता नहीं है, वह तो सीपीआई के अंतर्गत सामान को खरीद रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें वस्तुओं की गणना की गई थी, सेवाओं की गणना नहीं की गई थी। और आपको पता है सेवा क्षेत्र भी हमारे उपभोग का सबसे बड़ा इस समय साधन बन गया है। तो इसका मतलब वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं की भी गणना होनी चाहिए, इसीलिए सीपीआई पर जोर दिया जा रहा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आपने देखा होगा इसमें 564 मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं की गणना ज्यादा थी, मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का भार थोड़ा ज्यादा था। जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो टीवी, फ्रिज है, ऐसा हम रोज दैनिक जीवन में रोज तो खरीदते नहीं है, तो फिर भी इसका भार ज्यादा होने के कारण पूरे सीपीआई का सारा भार मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों पे था। तो हम जो दैनिक क्षेत्र में दैनिक दिनों में जो ज्यादा खरीद रहे हैं, हमें उसकी गणना ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ सीपीआई के बारे में सीपीआई अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं, यहाँ पर सेवा भी जोड़ी गई है। वस्तु और सेवा के मूल्यों की कीमत को खुदरा बाजार के स्तर पर मापा जाता है। आपको बता दें कि खुदरा बाजार के स्तर पे क्या होता है कि हर जगह मूल्य सामान्य नहीं रहती, इस कारण इसकी गणना कर पाना कठिन होता है थोड़ा। 2014 से पहले इसका बहुत महत्व नहीं था, लेकिन 2014 के बाद क्या हो गया कि जब उर्जित पटेल समिति ने कहा कि अब से मुद्रास्फीति की गणना सीपीआई के माध्यम से होगी, तो यह सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। इसमें पहले क्या क्या चीज की गणना की जाती थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। पहले इस सूचकांक में 4 आधार थे। सीपीआई में क्या कहते हैं, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर वर्कर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर और सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। प्रथम 3 की गणना श्रम मंत्रालय द्वारा की जाती थी और अंतिम जो लाइन लिखी है सीपीआई फॉर अर्बन मैनुअल एम्प्लॉय, इसकी गणना सीएसओ किया करता था, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। ये जो ऑफिस है कहां पर है, ये क्या कहते हैं, मॉस्पी यानी मिनिस्ट्रियल ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीटेशन के अंतर्गत यह सीएसओ आता है। ठीक, ये पहले इसकी गणना किया करते थे, मतलब इन चीज की गणना सीएसओ किया करता था और प्रथम 3 की गणना श्रम मंत्रालय किया करती थी। आप इन चारों में सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, ये जो श्रम मंत्रालय जिसको जारी करता है, इसका एक अपना आधार वर्ष है, 2013-14 इसका आधार वर्ष है। और सीपीआई के अंतर्गत हमारे देश में महंगाई भत्ता दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को। और सीपीआई के अलावा बाकी ये जो 3 सूचकांक हैं, अब ये तीनों सूचकांक को हटा दिया गया है। इसको हटाने के बाद जो
नए 3 सूचकांक जोड़े गए हैं, उनका नाम है सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, सीपीआई कंबाइंड। सीपीआई अर्बन के तहत 310 शहरी क्षेत्रों को और सीपीआई रूरल के तहत 1183 ग्रामीण क्षेत्रों को लिया गया है। सीपीआई कंबाइंड में संयुक्त इन दोनों का जो औसत है उसको रखा जाएगा। इसको निकालने के लिए भी एक आधार वर्ष को रखा गया है, 2011-12 को आधार वर्ष रखा गया है। अब आप ये जान लीजिए कि मुद्रास्फीति की सही मायने में गणना कौन करता है, सीएसओ कर रहा है। ठीक, सीएसओ कर रहा है। मुद्रास्फीति में मतलब सीपीआई में जो ये सूचकांक है, ये मुद्रास्फीति की गणना के लिए नहीं है, ये महंगाई भत्ता के लिए है। बाकी मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए अब इन 3 सूचकांकों का प्रयोग किया जा रहा है। अर्बन के तहत और सीपीआई रूरल के तहत और कंबाइंड के तहत जिस बास्केट का प्रयोग किया जाता है, उस बास्केट पर रखी वस्तुएं कुछ इस प्रकार हैं कि उसमें पहली वस्तु रखी गई है खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ, दूसरी पान सुपारी एवं तंबाकू, तीसरी वस्तु है आवास, चौथी है बेडिंग वस्त्र जूते चप्पल, 5वें स्तर पर क्या रखा गया है, ईंधन एवं ऊर्जा। जो उसमें तीसरे पे रखा गया था, यहाँ पे वो 5वें पे रखा गया है। इसके साथ ही 6ठे स्तर पर क्या रखा गया है, अन्य यानी सेवाएं। सेवाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है कि क्या क्या सेवाएं इसमें सम्मिलित किया गया है। 6ठे स्तर पर जो अन्य है उसमें दूर संचार, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि सेवाएं इसमें जोड़ी गई हैं। जोड़ी क्या है, पहले से ही सीपीआई में थी। इसी कारण से सीपीआई को ही मूल्य सूचकांक का सबसे सही उदाहरण समझा गया और 2014 के बाद से इस पर बल देने जाने लगा। अब इसमें क्या, इसमें कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसमें खाद्यान्न और पेय पदार्थ पर अत्यधिक बल दिया गया है। इस सूचकांक में बहुत ज्यादा बल इस पहले वाले भाग में दिया गया है। इसी के साथ साथ आप इसमें एक और टर्म समझ लीजिए, कोर इन्फ्लेशन। अब ये क्या होता है, आप सोच रहे होंगे क्या नई चीज आ गई। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि जैसे इन सभी चीजों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मूल्य सदैव या तो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर आती है या तो बहुत जल्दी नीचे आ जाती है, मतलब बहुत जल्दी फ्लैक्चुएट करती हैं। तो यदि उन सब चीजों को हटाकर किनारे रख दिया जाए तो बची जो वस्तुएं ऐसी हैं जिसकी मूल्य सदैव स्थिर रहती है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हैं, उन्हीं वस्तुओं को क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए, यहाँ आपका आज इन्फ्लेशन टॉपिक एकदम समाप्त हो गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप परेशान मत होइए, इसकी हर एक टॉपिक की नोट्स आपको स्क्रीनशॉट पर तो मिल जाएगी, लेकिन जितनी भी लाइनें मैंने बताई हैं या बोली हैं वह सारी लाइन इस टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि अपने नोट्स पे हर एक वो लाइन को लिखिएगा, जोड़िएगा, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। और इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।